everyone, welcome back to my channel and today we will discuss about class 8 geography lesson 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife part 4. तो this is the part 4 of chapter. इस part 4 में हम करेंगे distribution of natural vegetation कि natural vegetation का कैसा distribution होता है. तो देखिए जो vegetation की growth है वो किस पर डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है. कहाँ पर जैसा टेम्परेचर है, कहाँ पर जैसा मॉइस्चर है, वहाँ पे वेजिटेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है. जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स है को कैसे कौन कौन सी वेजिटेशन की टाइप्स होती है हमारे वर्ल्ड में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा. ठीक है, हमने टुंड्रा वेजिटेशन में फॉरेस्ट को अच्छे से हमने 7th क्लास में अच्छे से सबको पढ़ा था. तो मेजर वेजिटेशन टाइप्स की होती हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा. इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे. देखिए जिन एरियाज़ में हैवी रेनफॉल, भारी भरकम बारिश होती है, तो वहाँ पे क्या है, ह्यूज ट्रीज़, बड़े बड़े ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं फॉरेस्ट. ठीक है, द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई. और वाटर जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की सप्लाई हो, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर जो है हमारे वाटर ग्रो होते हैं. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस. और जैसे जैसे जो मॉइस्चर है वो डिक्रीज़ होता है, मॉइस्चर की अमाउंट डिक्रीज़ होती है, तो जो ट्रीज़ की जो साइज़ है और उनकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है. शॉर्ट स्टर्न ट्रीज़ और जो ग्रासेस है वो कहाँ ग्रो होते हैं, वो किन रीजन्स में ग्रो होते हैं, उन रीजन में ग्रो होते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना ज़्यादा बारिश होती है ना कम बारिश होती है. तो वहाँ पर कैसे ट्रीज़ ग्रो होते हैं, शॉर्ट वाले और ग्रासेस वहाँ ग्रो होती है. और जहाँ पे ये जो शॉर्ट और ग्रासेस वाले जहाँ पे ये ग्रो होती हैं इनको हम कह देते हैं ग्रासलैंड. जहाँ पर ग्रास होती है छोटी छोटी इनको हम कहते हैं ग्रासलैंड्स. जो थॉर्नी शर्ब्स होती हैं और जो स्क्रब्स होते हैं वो कहाँ पर, ये ड्राई रीजन्स में ग्रो होते हैं. ड्राई रीजन होते हैं जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, वहाँ वो होते हैं हमारे ड्राई रीजन्स. और वहाँ पे क्या ग्रो होते हैं, थॉर्नी बुशेस और स्क्रब्स. इन सच एरियाज, ऐसे एरियाज़ में जो प्लांट्स हैं उनकी बहुत ही डीप रूट्स होती है और लीव्स होते हैं किसके साथ, थॉर्नी और वैक्सी सरफेस के साथ. ठीक है, ओके. कौन से एरियाज़ में, इन एरियाज़ में, ड्राई वाले एरियाज़ में जो प्लांट्स होते हैं उनकी डीप रूट्स होती हैं, घनी रूट्स होती हैं और लीव्स होती हैं किसके साथ होती हैं, उनकी लीव्स थॉर्नी और वैक्सी सरफेस के साथ. मतलब उनकी जो लीव्स होती है थॉर्नी होती है, वैक्सी होता है उनकी लीव्स का सरफेस, जो कि क्या करती है, जो मॉइस्चर है, जैसे हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब जो वाटर से जो पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. तो ड्राई रीजन में जो हमारी लीफ होती है उसकी जो सरफेस होता है वो वैक्सी होता है. इससे क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है उसका जो लॉस है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पानी तो है नहीं कि बार बार हम प्लांट्स को जो है पानी देते जाएं. इसलिए टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन हमने पढ़ा था जो पोलर रीजन्स में ग्रो होती है, कोल्ड रीजन्स में ग्रो होती है, कंप्राइजेस ऑफ मॉइसेस और लाइकेंस. वहाँ पे और क्या ग्रो होती हैं, मॉइसेस भी और लाइकेंस भी. उसके बाद आता है टुडे, आज बहुत सारे, देयर आर मैनी मोर पीपल, बहुत सारे पीपल हैं वर्ल्ड में देन देयर वर 2 centuries बैक टू फीड द. तो मतलब यहाँ पर ये बता रखा है कि जो पीपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं हमारे वर्ल्ड में और उनको फीड करने के लिए, टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, लार्ज एरियाज़ जो है हमारे फॉरेस्ट के उनको क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनको फूड तो चाहिए, तो फूड कहाँ से मिलेगा, उनको फॉरेस्ट से मिलेगा. तो फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जा रही हैं ताकि उन्हें फूड प्रोवाइड कराया जा सके. फॉरेस्ट जो कवर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वैनिश होता जा रहा है, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट है वो वैनिश होता जा रहा है. क्यों, क्रॉप्स उगाने के लिए. देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स. इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये फॉरेस्ट जैसे वैल्यूएबल रिसोर्स को क्या है, कंजर्व करें. तो इधर डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल वेजिटेशन की किस तरीके से वेजिटेशन को डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है हमने पढ़ा. ये होते हैं फॉरेस्ट, ग्रास, स्क्रब्स, और कहाँ पर ये ग्रो होते हैं उनके रीजन्स हमने देख लिए हैं. उसके बाद आता है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, कि अब हम नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. तो कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम, तो देखिए फॉरेस्ट सारा वेल्थ, फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है. प्लांट्स जो है शेल्टर देते हैं एनिमल्स को एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. तो जो प्लांट्स है वो किसको, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं. ओके, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉजेज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो देखिए जो है क्लाइमेट में चेंज आता है, ह्यूमन इंटरफेयर कर रहे हैं, इतनी मतलब
ह्यूमन क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही है, उनका लॉस होता जा रहा है। इसलिए ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और जो क्लाइमेट में चेंज है वो भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ख़त्म हो सकते हैं ना। तो मैनी स्पीसीज हैव बिकम व्यूनरेबल और एंडेंजर और सम ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इसी वजह से बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं वो क्या हो रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एंडेंजर, व्यूनरेबल और एंडेंजर्ड का मतलब एक ही होता है। एंडेंजर मतलब जो स्पीसीज़, जो एनिमल्स ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स तो एक्सटिंक्शन के वर्ज पे आ चुके हैं। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब जो ख़त्म हो ही चुके हैं, जैसे डायनासोर और डूडो वगैरह। ओके, उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी और लैंडस्लाइड। ये कुछ जो हैं ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है जिससे जो है एक्सटिंक्शन हो रहा है एनिमल्स का, प्लांट्स का, इन्हीं रिसोर्सेज का। तो क्यों हो रहा है इन सब का एक्सटिंक्शन, क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, इसकी वजह से। वन ऑफ द मेजर कंसर्न क्या है, इज़ द पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। देखिए हमारे देश में से जो है बहुत सारी स्पीसीज जो हैं गायब होती जा रही हैं। क्यों, इसका एक मेन रीज़न है पोचिंग, क्योंकि आजकल क्या किया जा रहा है, एनिमल्स को पोच किया जा रहा है। क्यों पोच किया जा रहा है, ताकि एनिमल्स को पोच इसलिए किया जा रहा है ताकि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका कलेक्शन किया जा सके, उनकी हाइड, स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न्स, फेदर्स, उनको कलेक्ट करके उनसे नई नई चीज़ें बनाई जाए। इसलिए एनिमल्स को किडनैप या फिर पोच किया जा रहा है। इनमें से कुछ एनिमल जैसे टाइगर के टीथ चुरा लिए, लायन, एलिफेंट, इनकी खाल निकाल के जो है बैग्स, लेदर बना लिया, शूज़ बना लिए, ठीक है। डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरसेस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पिकॉक। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं इनको पोच किया जा रहा है ताकि नई नई चीज़ें बनाई जा सके इनके बॉडी पार्ट से। तो दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। तो इनको कैसे कंजर्व किया जा सके, अवेयरनेस को फैला के। तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनको बनाया जा रहा है, ठीक है। आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करवाने के लिए इन सभी को क्या है, बनाया जा रहा है। जो कंजर्वेशन है क्रीक्स, लेक्स और वेटलैंड्स का, ये भी नेसेसरी है, जिससे जो है हमारा जो प्रीशियस रिसोर्स है वो ख़त्म होने से बच सके। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बैलेंस है हमारे एनवायरनमेंट में। अगर जो बहुत सारे रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं अगर वो डिस्टर्ब ना हो तो हमारे एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बनकर रह सकता है। ह्यूमन एक्टिविटी जो है सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे नेचुरल हैबिटेट्स को बहुत सारी स्पीसीज़ में, क्योंकि जो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, जो बहुत सारे जो लोग हैं वो इतनी सारी बिल्डिंग्स बना रहे हैं जिससे हमारे प्लांट एनिमल्स ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये हमने पहले भी आ चुके हैं। और यहाँ पर लिख रखा है कि ब्लैक बक ऑल्सो नीड्स प्रोटेक्शन, क्योंकि ब्लैक बक को भी पोच किया जा रहा है इसलिए। उसके बाद आता है ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स। देखिए जो है इतने सारे एनिमल्स को मारा जा रहा है, सेवरल बर्ड्स एनिमल्स को मारा जा रहा है, इससे वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और या फिर एक्सटिंक्शन के वर्ज पे आ चुके हैं, ठीक है। मतलब ख़त्म होने वाले हैं और ख़त्म हो भी चुके हैं कुछ, जैसे डायनासोर और डोडो। तो अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, इनको एनकरेज किया जा रहा है। कहाँ पे, एट द रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे। रीजनल और कम्युनिटी लेवल पर किसको एनकरेज किया जा रहा है, प्रोग्राम्स को, जिससे अवेयरनेस फैलाई जाए। और उनके नाम है जैसे सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव, इनके नाम आप याद रख लेना। स्कूल चिल्ड्रेन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरियस स्पीसीज। तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनको एनकरेज किया जाए, उनको फॉरेस्ट ले जाया जाए और उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए, जिससे जो है वो अप्रिशिएट हो कि हाँ हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है कि मैनी कंट्रीज़, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने लॉज पास किए हैं किसके अगेंस्ट, द ट्रेड एज वेल एज द किलिंग्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, कि बर्ड्स और एनिमल्स को नहीं मारना है और उनकी ट्रेड नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लॉज बहुत सारी कंट्रीज़ ने बनाए हैं। इन इंडिया में किलिंग, इंडिया में किसको किल किया जा रहा है, किसको मारा जा रहा है, लायंस, टाइगर्स, डियर्स और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक्स इज़ इलीगल। तो इंडिया में इन सारी एनिमल्स को मारना क्या है, इलीगल है।
उसके बाद है एंड एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको हम कहते हैं साइट्स, इसको भी एस्टैब्लिश किया गया है। ये क्या है, दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। तो इसमें बता रखा है कि एक साइट्स है, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इसको एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि क्या लिस्ट करता है बहुत सारे स्पीसीज़ जो है एनिमल्स के स्पीसीज़, बर्ड्स के स्पीसीज़ को लिस्ट किया है इन विच जिसमें जो ट्रेड है उसको प्रोहिबिट, उसको रोक लगाई जा सके। जो प्लांट्स की कंजर्वेशन है, एनिमल्स की जो कंजर्वेशन वो क्या है, एक एथिकल ड्यूटी है हर सिटीज़न की, आपकी मेरी, हर एक सिटीज़न की क्या है, हर एक सिटीज़न की जो है एक एक ड्यूटी है कि वो प्लांट्स और एनिमल्स को बचाएं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा कि नेशनल पार्क्स को बनाए जा रहे हैं वेजिटेशन को और एनिमल्स को जो है कंजर्व करने के लिए। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल एरिया होता है, ठीक है, डेस्टिनेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ मदर एंड मोर इकोसिस्टम फॉर ए प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए, आज के लिए एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए कुछ नेशनल पार्क को तैयार किए गए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, ये एक सीरीज़ होती है प्रोटेक्टेड एरियाज़ की। क्या होती है बायोस्फीयर रिजर्व्स, एक प्रोटेक्टेड एरियाज़ की सीरीज़ होती है और ये किससे लिंक्ड होते हैं, ग्लोबल नेटवर्क से लिंक होते हैं, इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कि कंजर्वेशन और डेवलपमेंट का क्या है, बीच में रिलेशन बताते हैं। मतलब वही है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स की एक, ताकि ग्लोबल नेटवर्क के ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू जो है इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और किसके बीच में रिलेशन है, कंजर्वेशन डेवलपमेंट के बीच में रिजर्वेशन, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे साइट्स का एक जो है एक डिटेल में दे रखा है साइट्स के बारे में कि साइट्स क्या है, द कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, किसके बीच में है, गवर्नमेंट्स के बीच में है, गवर्नमेंट्स के बीच में है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है, किसके बीच में है, गवर्नमेंट्स के बीच में है। कौन, साइट्स। ये एम करता है कि जो ये इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है वाइल्ड एनिमल्स की, प्लांट्स की, इसको ना किया जाए। ठीक है, और रफली 5000 जो स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की और 28,000 स्पीसीज़ जो प्लांट्स की, उनको प्रोटेक्ट किया जा चुका है जब से ये साइट जो है एस्टैब्लिश हुई हैं। बेयर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टाई, कोरल्स, ऑर्चाइड्स और अलॉयजे कुछ एग्जाम्पल है। मतलब इतने सारे जो है स्पीसीज़ को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके आ चुके हैं जब से ये साइट जो है एस्टैब्लिश हुई हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरीके से आप अपनी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। कैसे कंजर्व कर सकते हैं आप, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व को बना के अवेयरनेस फैला के, जिससे वन महोत्सव, ऐसे प्रोग्राम्स बनाइए आप, सोशल फॉरेस्ट्री, बच्चों को भी एनकरेज करिए कि हाँ आप जो है ये सारी चीज़ें ना करिए, उनको अप्रिशिएट करिए कि इन सारी चीज़ों को बचाया जाए, एनिमल्स को पोच ना किया जाए। ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ और क्लाइमेटिक चेंज में फैक्टर्स हो रहे हैं थोड़े कम होने चाहिए। ह्यूमन एक्टिव, चलो क्लाइमेटिक फैक्टर्स को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन आप तो जो ये आप बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हो, इससे तो जो है हम प्लांट्स और एनिमल्स को बचा सकते हैं। और फॉरेस्ट ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। ठीक है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे वाली जनरेशन में अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की और एनिमल्स की। तो अगर आपको इन्हें बचाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और साइट्स के बारे में आप कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। और वैसे तो बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क आ भी सकता और नहीं भी, तो लेकिन आपको नॉलेज के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारा पूरा चैप्टर नंबर 2 वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और यहाँ पे MCQs आपको दे रखे हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है। टाइम है, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर, तो कौन सा फैक्टर नहीं है सॉइल फॉर्मेशन का, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सारे MCQs जो हैं आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पार्ट्स में डिवाइड करके चैप्टर समझा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू। तो होप आपने अभी तक इनके जवाब कमेंट में कर दिए होंगे। तो मैं आपको अब इनका आंसर बता देती हूँ। तो सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर सॉइल टेक्सचर नहीं है, टाइम सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर है, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर है, लेकिन सॉइल टेक्सचर नहीं है। इनमें से कौन सा मेथड है जिससे सॉइल इरोजन ना हो उसको प्रोटेक्ट किया जाए स्टीप स्लोप्स पे। तो मैंने आपको बताया शेल्टर बेल्ट्स तो क्या करते हैं, वो तो जो है सॉइल कवर को प्रोटेक्ट करता है, और ये स्टीप स्लोप्स पे नहीं होते हैं। मल्चिंग तो कुछ अलग ही है। और टेरेस कल्टीवेशन स्टीप स्लोप्स पे करी जाती है, और इससे सॉइल इरोजन को सॉइल इरोजन से नहीं होता है। और इनमें से कौन से 3 ऑप्शन है जिससे
इनमें से तीनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन जिससे हम नेचर को प्रोटेक्ट कर सके? देखिए, बल्ब को स्विच कर दीजिए जब यूज़ ना हो, टैप को क्लोज़ करिए इमीडिएटली यूज़ करने के बाद, और पॉली बैग्स को जो है डिस्पोज कर दीजिए शॉपिंग के बाद। तो देखिए, इसमें आप टैप को जब क्लोज़ करेंगे यूज़ करने के बाद, तो हाँ, इससे हमारा वाटर बच रहा है, ये हमारा नेचर का इससे कंजर्व हो रहा है, हमारा वाटर नेचर को कंजर्व हो रहा है। पॉली बैग जो है डिस्पोज करें हम शॉपिंग के बाद, हाँ, ये भी अच्छा है, इससे हमारा नेचर बढ़ रहा है, गंदगी नहीं होगी। लेकिन अब आप बल्ब को स्विच ऑफ कर रहे हैं जब यूज़ ना हो, तो ये जो है नेचर का कंजर्वेशन, इससे हमारा कोई नेचर कंजर्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए। तो अगर नेचर की बात करी गई हो तो ये दोनों हैं, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है और उसके बाद अगर मैच द फॉलोइंग की बात करें तो लैंड यूज़ क्या है? लैंड यूज़ है कि लैंड को आप किसकी तरह यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे है प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड। ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है जो कि टॉप सॉइल पे होता है। रॉक डैम्स क्या है? और रॉक डैम से सॉइल इरोजन नहीं होता। और बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो जोन है, ठीक है। तो ये हो गया मैच द फॉलोइंग। तो इनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पे हाँ, एक ट्रू फॉल्स भी है, ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है इंडिया का, वो एक ओवर पॉपुलेटेड रीजन है। हाँ है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं क्योंकि वो प्लेन एरियाज़ है। वाटर जो अवेलेबिलिटी है पर पर्सन इंडिया की, वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। मतलब वाटर जो है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है पर पर्सन, वो डिक्लाइन हो रही है, यहाँ हो रही है। जो रोज़ है ट्रीज को प्लांट किया जा रहा है कोस्टल एरियाज़ में टू चेक द विंड मूवमेंट, उसको हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। नो, फॉल्स। इंटरक्रॉपिंग हम किसी और को कहते हैं। जिसमें बात करी गई कि विंड मूवमेंट को चेक करने के लिए, वो तो होती हैं शेल्टर बेल्ट्स। उसके बाद है ह्यूमन इंटरफेरेंस, और जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट में, क्या वो मेंटेन रख सकता है हमारे इकोसिस्टम में? नहीं, ठीक है। ह्यूमन इंटरफेस अगर होगा तो कैसे होगा हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस? उसका फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर और आंसर द फॉलोइंग जो है ये ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है, तो बाय।